नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का जो बिंदु रहेगा मित्रों हमारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और बिंदु है पदबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है पदबंध। इस पदबंध में से रीट की जो एग्ज़ाम है, उस रीट की एग्ज़ाम में हर साल, यानी अभी तक जितनी भी रीट की एग्ज़ाम हुई हैं, प्रत्येक रीट की एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पदबंध में से प्रश्न जरूर पूछता है। तो पहले देखते हैं कि हम पदबंध क्या होता है। देखो, ये जो पदबंध है इसमें दो, एक तो आ रहा है पद और दूसरा है बंध। ठीक है, तो यानी पदों से बंधी हुई, किससे बंधी हुई? पदों से बंधी हुई जो एक इकाई बनती है। पदों से बंधी हुई एक व्याकरणिक जो इकाई बनती है, जो अर्थ तो देती है लेकिन अपना पूरा अर्थ नहीं देती है, उसे हम क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। दोबारा सुने एक बार, मैंने क्या कहा? पदबंध है। पदबंध में दो, एक तो पद और एक बंध। एक तो क्या है, इसमें पद है और दूसरा क्या है? बंध है। अब यहाँ देखो, किसी को ये नहीं पता कि पद किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं तो वो फिर शब्द न कहलाकर वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है राम। राम क्या है? एक शब्द है, लेकिन जब इसका हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो ये शब्द न कहलाकर ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद। तो जब भी किसी शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कर लेते हैं तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो यहाँ क्या आ रहा है? पद बंध, यानी पदों से बंधी हुई एक ऐसी इकाई, पदों से बंधी हुई एक ऐसी इकाई जो अपना अर्थ तो देती है, यानी अपना अर्थ तो देती है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे पाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। अब एक बार समझे मित्रों, जैसे हमारे सामने एक शब्द है सत्य और एक शब्द है जन। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखो, सत्य क्या है? यहाँ शब्द है। सत्य क्या है? यहाँ शब्द। जन भी क्या है? यहाँ शब्द है। और जब इन दोनों शब्दों से हमने बना दिया सज्जन, सज्जन, भाई ये क्या था? ये भी एक शब्द था। जन क्या था? ये भी एक क्या था? शब्द था। अब दो शब्दों से हमने क्या बना दिया? सज्जन बना दिया। तो क्या ये पद हो गया? क्या ये पद कहलाएगा? नहीं जी, ध्यान रखना, सज्जन क्या नहीं कहलाएगा? पद नहीं कहलाएगा। सज्जन क्या होगा? सज्जन तो शब्द ही होगा, लेकिन इसमें जो दो शब्द आ रहे हैं, एक तो सत्य और एक जन, ये क्या कहलाएगा? ये भी पद कहलाएगा और जन भी क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। दोबारा सुने, दो शब्द थे हमारे सामने, एक तो था सत्य और एक था जन। सत्य क्या है? शब्द है। जन भी क्या है? शब्द है। सत्य और जन से हमने क्या बनाया? सज्जन बनाया। तो क्या दो शब्दों का प्रयोग कर लिया तो ये पद बन जाएगा? नहीं, सज्जन क्या नहीं है? पद नहीं है। सज्जन भी एक क्या है? शब्द है। लेकिन इस सज्जन शब्द में एक तो आया सत्य और एक आया जन, तो सत्य भी यहाँ पद है और जन भी यहाँ क्या है? पद है। हम यहाँ सत्य को शब्द नहीं कह सकते और जन को पद नहीं कह सकते। आप कहेंगे कि सर एक बार और उदाहरण देकर बताइए। आप जब समास पढ़ते हैं तो समास में आप पढ़ते हैं प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। क्या आप वहाँ ये बोलते हैं कि प्रथम शब्द प्रधान, द्वितीय शब्द प्रधान, अन्य शब्द प्रधान? क्या आप वहाँ ऐसा बोलते हैं समास में? नहीं बोलते हैं। तो सज्जन एक सामासिक शब्द है। सज्जन क्या है? एक सामासिक शब्द है, लेकिन इसमें जो इस सज्जन शब्द में दो जो शब्द आए हैं वो शब्द न होकर वो क्या हैं? पद हैं। वो क्या हैं? पद हैं।
तो यहाँ सत भी क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा, और जन भी क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो सर ये सज्जन पद कब बनेगा, सज्जन पद कब बनेगा, जैसे सज्जन लोग किसी की बुराई, किसी की बुराई नहीं करते हैं, सज्जन लोग किसी की बुराई नहीं करते हैं। ये उदाहरण दिया मैंने। अब यहाँ जो सज्जन आया है, अब यहाँ सज्जन क्या नहीं है, शब्द नहीं है। यहाँ सज्जन क्या है, यहाँ सज्जन एक पद है। यहाँ सज्जन क्या था, शब्द था, लेकिन इस शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया। अब यहाँ ये सज्जन क्या बन गया, पद बन गया। लेकिन इस सज्जन में जो दो शब्द आ रहे हैं वो शब्द न कहलाकर वो क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। मैंने आपको उदाहरण देकर भी बता दिया कि जैसे समास में कोई भी सामासिक शब्द होता है तो उसमें हम यही कहते हैं कि इसमें प्रथम पद प्रधान है, इसमें द्वितीय पद प्रधान है। वहाँ हम ये नहीं बोलते हैं कि प्रथम शब्द प्रधान, द्वितीय शब्द प्रधान, ऐसा वहाँ नहीं बोला जाता है, वहाँ पद ही बोला जाता है। जैसे हमारे सामने है नीला आकाश, क्या है हमारे सामने, नीला आकाश है। तो नीला आकाश एक शब्द है, नीला आकाश क्या है कि शब्द है, लेकिन इसमें जो दो शब्द आए हैं, एक तो नीला और एक आकाश। नीला और जो आकाश है ये दोनों क्या है, ये दोनों पद हैं। यहाँ ये दोनों क्या है, यहाँ पद हैं। इन दोनों को हम क्या नहीं कह सकते, इन दोनों को हम शब्द नहीं कह सकते। अगर इन दोनों को शब्द कहेंगे तो फिर समास की परिभाषा, जो समास के प्रकार होते हैं उनकी परिभाषा में प्रथम शब्द प्रधान, द्वितीय शब्द प्रधान, अन्य शब्द प्रधान होना चाहिए था। इसलिए ध्यान रखना, पूरा का पूरा एक क्या है, शब्द है, लेकिन इसमें जो दो शब्द आए हैं वो शब्द नहीं है, वो क्या है, पद है। तभी आपने देखा होगा कि जब भी एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछा जाता है, कोई वाक्य देता है और वाक्य को यदि वो रेखांकित कर, कोई वाक्य देता है और उसमें यदि किसी शब्द को वो रेखांकित कर देता है तो पद को रेखांकित कर रहा है, वो शब्द को रेखांकित नहीं कर रहा है। ये ध्यान रखना, किसको रेखांकित कर रहा है, वो पद को रेखांकित कर रहा है। तो वो क्या लिखेगा, रेखांकित पद में संधि है, रेखांकित पद में समास है। और यदि जो ऐसे लिख रहा है रेखांकित शब्द में समास है, वो अशुद्ध है, वो क्या है, अशुद्ध है। चाहे आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा के देख लेना, अगर रेखांकित किया हुआ आ रहा है वाक्य वाला तो उसमें रेखांकित पद ही बोलेगा, वो रेखांकित शब्द नहीं बोलेगा। इसलिए वो वहाँ रेखांकित पद बोला जाता है, शब्द नहीं बोला जाता है। तो ये तो पदबंध से संबंधित प्रारंभिक जानकारी थी मित्रों। हमें समझ में आ गया कि हम पद किसे कहते हैं। पद क्या होता है, पद अनेक पदों से मिलकर बनता है। पदबंध क्या होता है, अनेक पदों से मिलकर बनता हो, जो अपना पूरा अर्थ तो नहीं देता है। जैसे मैंने लिखा था सज्जन, तो ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, बस हमें ये पता है कि अच्छे लोग। सज्जन का अर्थ हम क्या निकालेंगे, अच्छे लोग। तो ये अर्थ तो दे रहा है लेकिन अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। अपना क्या नहीं दे रहा है, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। इसको अपना पूरा अर्थ देने के लिए वाक्य के जो अन्य पद हैं उन अन्य पदों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाक्य के अन्य पदों के ऊपर क्या रहता है, आश्रित रहता है। अर्थ तो देगा अपना, ऐसा नहीं है कि पदबंध अपना अर्थ नहीं देगा। जैसे मैंने लिखा महात्मा, मैंने क्या लिखा, महात्मा, इसका अर्थ तो है लेकिन ये अपना पूरा अर्थ नहीं देगा। इसका अर्थ तो है लेकिन अपना पूरा अर्थ नहीं देता। इसे ही हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, पदबंध कहते हैं। अब पदबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली जो बात आती है वो क्या है, देखो, पदबंध जो होता है, पदबंध एक वाक्यांश होता है। पदबंध क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। हमेशा ध्यान रखना, पदबंध एक वाक्यांश होता है, न कि पूरा वाक्य होता है। पूरे वाक्य को हम पदबंध नहीं कह सकते। हम
वाक्य का जो एक अंश है उस एक अंश को ही हम क्या कहेंगे, पदबंध कहेंगे। तभी आप देखते हैं पदबंध से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाता है तो या तो रेखांकित करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थितियाँ बनती हैं वो रेखांकित की ही बनती हैं, क्योंकि बिना रेखांकित किए हुए हम यानी पदबंध को नहीं पहचान सकते। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे उदाहरण आ जाते हैं कि उनमें रेखांकित नहीं करता है, फिर भी वहाँ हमको पदबंध पहचानना पड़ता है, वैसे उदाहरण भी हम देखेंगे। तो पदबंध एक वाक्यांश होता है, वाक्य नहीं होता है। क्या होता है, वाक्य का एक अंश होता है। दूसरा बिंदु, पदबंध जो होता है, पदबंध जो होता है वो एक से अधिक पदों से मिलकर बनता है। पदबंध एक से अधिक पदों से मिलकर बनता है, एक से अधिक पदों से मिलकर बनता है। पदबंध जो होगा वो एक से अधिक पदों से मिलकर बनेगा। एक अकेला जो पद है वो कभी भी पदबंध का निर्माण नहीं कर सकता। यानी एक तो नहीं होगा, एक से क्या होंगे, अधिक होंगे, दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन एक अकेला पद नहीं होगा। तभी मैंने क्या लिखा, एक से अधिक, एक नहीं होगा, एक से अधिक होना चाहिए। दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ध्यान दें, पदबंध एक से अधिक पदों से क्या होते हैं, मिलकर बनते, एक से अधिक पदों से मिलकर बनता है। जैसे मैंने लिखा, राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। ये वाक्य है आपके सामने। अब इसको न तो उसने रेखांकित कर रखा है और इस वाक्य में हमें पदबंध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पदबंध पूछ रहा है। इसमें किसी को रेखांकित नहीं किया हुआ है, ये ध्यान रखना। अब इसमें जब किसी को रेखांकित नहीं किया हुआ है तो यहाँ देखो, राम क्या है, संज्ञा, राम क्या है, संज्ञा, रावण क्या है, रावण भी संज्ञा, बाण क्या है, बाण भी संज्ञा, मारा क्या है, क्रिया, मारा क्या है, क्रिया। अब ध्यान से सुनना, राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें इस वाक्य में किसी को रेखांकित नहीं कर रखा है। अब हमें इस वाक्य में पदबंध पूछ रहा है, रेखांकित नहीं किया हुआ है। तो हमने क्या किया, पहले हमने देखा राम भी एक संज्ञा शब्द है, रावण भी एक संज्ञा शब्द है, बाण भी एक क्या है, संज्ञा शब्द है, और मारा क्या है, क्रिया है। अब यहाँ देखो, संज्ञा शब्द एक ये पद हो गया, एक ये पद है, और एक ये भी क्या है, पद है। ये भी क्या है, पद है। देखो, ये वाला पद भी संज्ञा, ये वाला पद भी संज्ञा, ये वाला पद भी संज्ञा। अब इसमें तीन पद तो किसके आ रहे हैं, संज्ञा के। एक पद किसका आ रहा है, क्रिया का। और हम क्या पढ़ते हैं, पदबंध एक से अधिक पदों से मिलकर बनते हैं। तो क्रिया तो एक ही आ रही है, पदबंध में एक पद नहीं होगा कभी भी, एक से क्या होंगे, अधिक पद होंगे। अब यहाँ देख लो, इस वाक्य में एक से अधिक जो पद हैं वो किसके आ रहे हैं, वो किसके आ रहे हैं, संज्ञा के आ रहे हैं। एक से अधिक जो पद हैं वो किसके आ रहे हैं, वो संज्ञा के आ रहे हैं, एक से अधिक पद। तो ये कैसा पदबंध हो गया, ये संज्ञा पदबंध हो गया। कैसा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। तो ध्यान दें, हमने दूसरा बिंदु लिखा, प्रत्येक बिंदु को मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं मित्रों। दूसरा बिंदु लिखा, पदबंध एक से अधिक पदों से मिलकर बनता है, और मैंने आपके सामने उदाहरण के माध्यम से बता दिया कि किस प्रकार से एक से अधिक पदों से मिलकर बनता है। इसके बाद में जो तीसरी बात आती है, एक से अधिक पद हो गए, और एक से अधिक पदों के बाद में जो आता है, देखो, पदबंध स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं देता है, स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं देता है या अर्थ नहीं देते हैं। ये वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध होकर ही अपना अर्थ देंगे। पदबंध स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं देता है, क्योंकि ये हम परिभाषा में भी पढ़ चुके हैं। अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं। जब पूरा अर्थ नहीं दे रहे तो स्वतंत्र रूप से ये अपना अर्थ नहीं देते हैं। ये वाक्य के अन्य पदों के ऊपर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। किसके ऊपर आश्रित रहते हैं, वाक्य के अन्य पदों के ऊपर आश्रित रहते हैं। जैसे उदाहरण देखो,
आपकी रीट की एग्जाम में पूछा हुआ उदाहरण है, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? भीगी बिल्ली कैसे बन गए? आपकी रीट की एग्जाम में पूछा हुआ उदाहरण है मित्रों ये। अब देखो यहां कैसे बन गए, यहां देखो इसने इसको रेखांकित कर दिया यहां तक। अब रेखांकित किए हुए में कैसे पहचानेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हमने तीसरा बिंदु लिखा, पदबंध स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं देते हैं। मैं शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, अब इसके आगे इसको हटा दे, भीगी बिल्ली कैसे बन गई, इसको हटा देते हैं हम। भाई पदबंध तो रेखांकित किया हुआ उसी में होगा। अब अगर हम आगे वाले वाक्य को हटा दें तो क्या ये जो शेष बचा है, क्या ये अपना पूरा अर्थ देगा? ये अपना पूरा अर्थ नहीं देगा। इसको अपना अर्थ देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? इसको अपना अर्थ देने के लिए भीगी बिल्ली कैसे बन गई, इसकी आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब पदबंध है वो वाक्य के अन्य पदों के ऊपर आश्रित रहता है, वाक्य का जो अन्य भाग होता है उसके ऊपर आश्रित होता है, खुद अपना स्वतंत्र अर्थ कभी भी नहीं देता है, स्वतंत्र रूप से अपना कभी भी अर्थ नहीं देगा। तो इस प्रकार से ये पदबंध की कुछ विशेषताएं थी, इन विशेषताओं को भी ध्यान रखना। अब बात आती है पदबंध के प्रकार। पदबंध के प्रकार देखो, पदबंध की जो प्रकार हैं, प्रकारों के संदर्भ में अलग अलग कथन है भाई। पदबंध के प्रकार अलग अलग कथन है पदबंध के प्रकार के संदर्भ में। कोई इसके 4 प्रकार भी बताता है, जैसे एनसीईआरटी दिल्ली है वो इसके 4 प्रकार बताती है अपनी पुस्तक में, क्योंकि एनसीईआरटी दिल्ली के द्वारा जो सर्वनाम पदबंध है उस सर्वनाम पदबंध को नहीं माना गया है, तो उन्होंने 4 भेद माने हैं इसके। अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली जो किताब पुस्तक थी उसमें इसके 8 भेद माने गए हैं, 4 विकारी और 4 अविकारी के। भाई विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या किया, चारों तो विकारी शब्द ले लिए और चारों ही अविकारी शब्द ले लिए और उसको बना के कितने बना दिए प्रकार, 8 बना दिए। लेकिन एक जो सर्वमान्य मत है वो सर्वमान्य मत है 5 प्रकार। सर्वमान्य जो मत है वो क्या है, 5 प्रकार। यानी पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो पदबंध आता है वो है संज्ञा पदबंध। सबसे पहला पदबंध कौन सा है, संज्ञा पदबंध। अब देखो हमने पदबंध की परिभाषा क्या पढ़ी थी, हमने परिभाषा पढ़ी थी वाक्य का वह अंश जो एक से अधिक जो पद होते हैं उनसे क्या होता है, संबंध होता है, उससे वो क्या होता है, संबंधित होता है। अर्थ तो अपना देता है लेकिन अपना पूरा अर्थ नहीं देता है। इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध में क्या हो जाएगा, जो वाक्य हमारे सामने दिया हुआ है उस वाक्य में यानी जो एक से अधिक पद हैं वो एक से अधिक पद मिलकर किसका कार्य करेंगे, संज्ञा पदबंध का कार्य करेंगे, एक से अधिक संज्ञा का कार्य करेंगे। और जहां एक से अधिक पद संज्ञा का कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है। वो क्या कहलाता है मित्रों, संज्ञा पदबंध कहलाता है। या वाक्य का वह भाग जो संज्ञा का कार्य करता है, वाक्य का वह भाग जो संज्ञा का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है। क्या बोला मैंने, वाक्य का वह भाग जो संज्ञा का कार्य करता है उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। अब इसको पहचानने का तरीका कैसे पहचाने, हम एग्जाम में हमारे सामने प्रश्न आए तो कैसे पहचाने। एक तरीका तो मैंने बिना रेखांकित किए हुए का बता दिया आपको। अभी हमने उदाहरण देखा था, राम ने रावण को बाण से मारा, तो वहाँ देखना है कितने संज्ञा पद आ रहे हैं, हमने देखा पूरा। अब अगर रेखांकित किया हुआ है तब हम कैसे पहचाने, क्या किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है तब हम कैसे पहचाने। अगर रेखांकित किया हुआ है और रेखांकित किए हुए में अंतिम जो रेखांकित है, रेखांकित किए हुए का जो अंतिम भाग है अगर वो संज्ञा आ रहा है, अंतिम भाग क्या आ रहा है, वो संज्ञा आ रहा है। जैसे देखो उदाहरण के द्वारा समझो, मैंने उदाहरण रखा पास के
मकान में रहने वाला प्रदीप मेरा दोस्त है। मैंने ये उदाहरण लिखा आपके सामने और इसमें मैंने रेखांकित कर दिया प्रदीप तक। कहाँ तक रेखांकित कर दिया? प्रदीप तक रेखांकित कर दिया। अब जब मैंने इसको प्रदीप तक रेखांकित किया, मैंने इसकी विशेषता में पहचानने का तरीका क्या बताया? जो भाग, वाक्य का जो भाग रेखांकित किया हुआ है और रेखांकित किए हुए भाग में अगर अंतिम जो पद है, क्या करना है आपको? रेखांकित किया हुआ भाग देखना है कि वो रेखांकित किया हुआ कहाँ तक है। तो आपने पता लगाया कि यहाँ तक इसको रेखांकित किया हुआ है। अब जब ये यहाँ तक रेखांकित किया हुआ है तो आपको ये देखना है कि इसका अंतिम पद क्या है। जो भाग रेखांकित किया हुआ है उसका अंतिम पद क्या है। अंतिम पद हमने देखा कि प्रदीप है और प्रदीप क्या है? एक संज्ञा। प्रदीप क्या है? कि संज्ञा है। तो आपने रेखांकित किए हुए का अंतिम भाग देखा और अंतिम भाग क्या आ रहा है? संज्ञा आ रहा है। तो संज्ञा आ रहा है तो वो संज्ञा पदबंध होगा। अंतिम भाग क्या आ रहा है? अगर वो संज्ञा आ रहा है अंतिम भाग, तो वो क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। अगर मान लीजिए अंतिम भाग सर्वनाम हो, जैसे मान लीजिए अंतिम भाग क्या हो, या अंतिम जो पद है, भाग नहीं सॉरी पद, अंतिम पद जो है रेखांकित किए हुए वाक्य का अंतिम पद यदि सर्वनाम आ रहा है तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। वो क्या होगा? सर्वनाम पदबंध होगा। जैसे इसी उदाहरण में मैं ऐसे कर दूं, पास के मकान में रहने वाला वह, और मैंने इसको यहाँ तक रेखांकित किया। अब जब इसको यहाँ तक हमने रेखांकित किया है तो सीधी सी बात है, यहाँ तक रेखांकित है और अंतिम पद क्या है? सर्वनाम है। मैंने क्या रखा? अंतिम पद यदि सर्वनाम आ रहा है तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। रेखांकित किए हुए का अंतिम पद यदि संज्ञा आ रहा है, अंतिम पद यदि संज्ञा आ रहा है तो वो क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। अब मान लीजिए इसमें रेखांकित ना करे, जैसे मान लीजिए इसमें क्या न करे? रेखांकित न करे। तो एक तो उदाहरण मैंने रेखांकित नहीं करे, राम ने रावण को बाण से मारा, वो पढ़ लिया। एक आपकी रीट की एग्जाम में पूछा हुआ उदाहरण है, वो दोबारा लिखता हूँ मैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप आज भीगी बिल्ली कैसे बन गए। रीट की एग्जाम में पूछा उदाहरण है, कैसे बन गए। आपकी रीट की एग्जाम में पूछा हुआ उदाहरण है, इसलिए मैंने इसको लिया है। जब ये उदाहरण रीट की एग्जाम में पूछा गया था तब उसने रेखांकित किया था इसको। अब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावना बनती है पदबंध से संबंधित, जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है कि वो रेखांकित करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावना बनती है वो क्या बनती है कि वो क्या करेगा? उसको रेखांकित करेगा। लेकिन फिर भी कुछ जो मेरे मित्र हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि जब रेखांकित ना करे तो बिल्कुल सही बात है, कई बार वो रेखांकित नहीं करे तो भी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि उसमें पदबंध देखना पड़ जाता है। तो यहाँ देखो, ये उदाहरण है। अब इसमें उसने किसी को रेखांकित नहीं कर रखा, ये उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। इस उदाहरण में उसने किसी को क्या नहीं कर रखा? रेखांकित नहीं कर रखा। एक बार मैं आपके स्थान पे क्या ले लेता हूँ? राम ले लेता हूँ। शेर की तरह दहाड़ने वाला राम। एक बार मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, शेर की तरह दहाड़ने वाला राम आज भीगी बिल्ली कैसे बन गया। देखो यहाँ भी परिवर्तन होगा, फिर बन गया। ठीक है, एक बार हमने यहाँ क्या ले लिया? राम शब्द को ले लिया, वाक्य में रख दिया राम को, पद बन गया राम। अब इसमें हमें क्या करना था? पदबंध पहचानना था। तो ये देखो कि भाई अब इसमें हम ये देखने लग जाए, शेर संज्ञा, राम भी संज्ञा, बिल्ली भी संज्ञा, तीन पद संज्ञा आ रहे हैं, लेकिन फिर आप धारणे इनको नहीं पहचान पाएंगे, इनको क्या नहीं कर पाएंगे? पहचान नहीं पाएंगे। अब ये जो वाक्य है, पूरा का पूरा जो वाक्य है वो किसके लिए आ रहा है? यहाँ जैसे इधर है शेर की तरह दहाड़ने वाला, ये किसके लिए है? ये भी राम के लिए है। आज भीगी बिल्ली कैसे बन गया, ये भी किसके लिए कहा गया है? राम के लिए कहा गया है।
ध्यान से सुनो, देखो राम जो शब्द है एक संज्ञा शब्द है, वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो राम एक क्या है, संज्ञा पद है। क्या है, संज्ञा पद है। अब इस संज्ञा के इधर वाला जो पूरा पद है, शेर की तरह दहाड़ने वाला, किसके लिए कहा गया, राम के लिए। इधर आज भीगी बिल्ली कैसे बन गया, ये भी किसके लिए कहा जा रहा है, ये भी राम के लिए ही कहा जा रहा है। तो जब ये भाई ये वाला पूरा इसके ऊपर आश्रित है और ये वाला भी पूरा इसके ऊपर आश्रित है, तो सीधी सी बात है कि ये एक संज्ञा पद है। ये क्या है, एक संज्ञा पद है। तो ये वाक्य भी किस में रखा जाएगा, संज्ञा पदबंध में रखा जाएगा। अब मान लीजिए राम के स्थान पे वो क्या कर दे, आप कर दे। आपकी एग्जाम में जब पूछा था तो आप करके पूछा था, भाई इसको ध्यान रखेंगे, रीट के एग्जाम में आप आया था, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप। अब इसको रेखांकित नहीं कर रखा, लेकिन ये वाला भाग किसके बारे में कह रहा है, आपके बारे में कह रहा है। ये वाला भाग भी किसके बारे में कह रहा है, आपके बारे में कह रहा है। और आप क्या है, एक सर्वनाम है, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए कि रेखांकित किया हुआ हो तब कैसे पहचाने, बिना रेखांकित किया हुआ है तब कैसे पहचाने। तो दूसरा जो पदबंध आता है वो है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध, और सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम जो पद है जो रेखांकित किया गया है, वो रेखांकित किया हुआ अंतिम जो पद है वो अंतिम पद क्या होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए। और यदि अंतिम पद सर्वनाम होगा तो वो क्या होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। जैसे मान लीजिए रेखांकित करेगा तो ऐसे करेगा, यहाँ तक रेखांकित कर रखा है, यहाँ वाला पद देखना है क्या है, यहाँ वाला पद यदि सर्वनाम है सर्वनाम पदबंध, यहाँ वाला पद यदि संज्ञा है तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अब इसके बाद में ये दो पदबंध हमने पढ़ लिए, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। अब पढ़ते हैं हम तीसरा जो प्रकार आता है, विशेषण पदबंध। तीसरा जो प्रकार आता है वो हम पढ़ेंगे कौन सा, विशेषण पदबंध। अब देखो विशेषण पदबंध, तीसरा आता है विशेषण पदबंध। अब देखो विशेषण पदबंध को कैसे पहचाने, क्या तरीका है। संज्ञा को पहचानने का तरीका भी हमने देख लिया, सर्वनाम को पहचानने, सर्वनाम पदबंध को पहचानने का तरीका भी देख लिया, लेकिन अब विशेषण पदबंध है, इसको हम कैसे पहचाने। देखो विशेषण पदबंध को पहचानने का सीधा सीधा तरीका, एक तो वही भाई रेखांकित वाला तरीका देखा हमने, तो संज्ञा में तो क्या देखा, रेखांकित किया हुआ अंतिम पद क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। सर्वनाम में हमने क्या देखा, अंतिम पद जो रेखांकित किया हुआ है वो क्या होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए। अब क्या देख रहे हैं, विशेषण पदबंध देख रहे हैं। तो इसमें जो रेखांकित भाग है, रेखांकित जो भाग है, वाक्य का जो रेखांकित भाग है उसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद जो है वो संज्ञा भी नहीं होना चाहिए, वो संज्ञा भी नहीं होना चाहिए और वो सर्वनाम भी नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने, विशेषण पदबंध को कैसे पहचाने, सर्वनाम, संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध को पहचानना हमने देखा। हमने वहाँ क्या देखा, रेखांकित किया हुआ जो भाग है उसका यदि अंतिम पद संज्ञा आ रहा है तो वो संज्ञा पदबंध, अंतिम पद यदि सर्वनाम आ रहा है तो वो सर्वनाम पदबंध। अब विशेषण में जो रेखांकित किया हुआ भाग है, अगर उसका अंतिम पद संज्ञा और सर्वनाम नहीं होगा, यानी विशेषण पदबंध में जो रेखांकित किया हुआ भाग है वो अंतिम भाग क्या नहीं होना चाहिए, अंतिम भाग या अंतिम जो पद है वो संज्ञा या सर्वनाम नहीं होना चाहिए। अगर वो संज्ञा और सर्वनाम नहीं है तो वो किस में रखा जाएगा, विशेषण पदबंध में रखा जाएगा। जैसे देखो मैंने उदाहरण लिखा, मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं, हमेशा सफल होते हैं। ये उदाहरण रखा मैंने। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ तो रेखांकित किए हुए का अंतिम पद क्या आ रहा है,
छात्र, छात्र क्या है? संज्ञा, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। मेहनत करने वाले छात्र, अंतिम पद संज्ञा, तो संज्ञा पदबंध हो गया। अब मान लीजिए वो इसको यहाँ तक रेखांकित करता है, वाले तक रेखांकित करता है, छात्र को रेखांकित नहीं करता है। कहाँ तक रेखांकित कर रहा है? वाले तक रेखांकित कर रहा है। मेहनत करने वाले, अब यहाँ देखो रेखांकित किया हुआ जो भाग है उसका जो अंतिम पद है वो न तो संज्ञा है न सर्वनाम है, इसलिए ये किस में रखा जाएगा? ये विशेषण पदबंध में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? विशेषण पदबंध में रखा जाएगा। आप कहेंगे कि संज्ञा शब्द के लिए ही तो आ रहा है ये, बिल्कुल सही बात है भाई। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को हम क्या कहते हैं? विशेषण पदबंध, विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ छात्र की विशेषता के लिए ये आ गया। जब यहाँ तक रेखांकित कर रखा था तो वो संज्ञा पद को भी शामिल कर रहा था, और जब संज्ञा पद को शामिल करता है तो संज्ञा पदबंध होता है, और जब संज्ञा पद को शामिल नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है? विशेषण पदबंध हो जाता है। तो विशेषण पदबंध में रेखांकित किया हुआ भी आपको देखना है, और रेखांकित किए हुए में अंतिम जो पद है वो संज्ञा या सर्वनाम नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए? संज्ञा या सर्वनाम नहीं होना चाहिए। और उदाहरण देखें, जैसे मैंने लिखा राम सुंदर बालक है, लिख दिया, और यहाँ इसको रेखांकित कर दिया। भाई किसको रेखांकित कर दिया? सुंदर को रेखांकित कर दिया। तो सीधी सी बात है, सुंदर तो एक विशेषण शब्द होता है। सुंदर तो क्या होता है? एक विशेषण शब्द होता है, और सुंदर विशेषण शब्द होने के कारण सीधा सीधा ये किस में रखा जाएगा? विशेषण में रखा जाएगा। और वैसे भी देखें, रेखांकित किए हुए का अंतिम जो पद है वो संज्ञा सर्वनाम नहीं होना चाहिए। अरे तो यहाँ तो रेखांकित ही किसको कर रखा है? सुंदर को ही कर रखा है। तो सुंदर रेखांकित किए हुए का अंतिम पद न तो संज्ञा है न सर्वनाम है, तो सीधी सी बात है पद क्या है? ये पद विशेषण है, इसलिए किस में रखा गया? विशेषण पदबंध में रखा गया। इसके बाद में चौथा जो प्रकार आता है वो है मित्रों क्रिया पदबंध। क्या है? क्रिया पदबंध। चौथा क्रिया पदबंध। अब देखो क्रिया पदबंध, वही बात है, रेखांकित किया हुआ भाग है उसको कैसे पहचाने और बिना रेखांकित किए हुए को कैसे पहचाने। लेकिन फिर कह रहा हूं, पदबंध में जब भी प्रश्न पूछा है, आज तक रीट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा है वो रेखांकित किया हुआ ही पूछा है, रेखांकित करके ही ज़्यादा पूछता है। जैसे देखो, रेखांकित किया हुआ जो भाग है, रेखांकित भाग का अंतिम पद, रेखांकित किए हुए भाग का अंतिम पद यदि क्या आ रहा है? क्रिया। अंतिम पद क्या आ रहा है? क्रिया पद आ रहा है, तो वो किस में रखा जाएगा? वो क्रिया पदबंध में रखा जाएगा। किस में? क्रिया पदबंध में। जैसे वह रोते रोते सो गया, ये उदाहरण था, और इसमें इसने रेखांकित कर दिया इसको। तो यहाँ देखो अंतिम पद क्या आ रहा है? गया। अंतिम पद क्या है? गया। गया क्या है? क्रिया। इसका मतलब ये क्या होगा? क्रिया पदबंध। यानी जब भी आपको रेखांकित किया हुआ मिले तो उस रेखांकित किए हुए में अंतिम पद देखना है कि जिस पद को रेखांकित, जिस भाग को रेखांकित कर रखा है उस भाग का अंतिम पद क्या है। अंतिम पद यदि संज्ञा आ रहा है, संज्ञा पदबंध। अंतिम पद सर्वनाम आ रहा है, सर्वनाम पदबंध। अंतिम पद यानी संज्ञा और सर्वनाम नहीं है, उससे पहले तक रेखांकित कर रखा है और वो दो जो रेखांकित किया हुआ भाग है वो संज्ञा सर्वनाम के लिए आया है, तो वो विशेषण पदबंध। और अंतिम पद यदि क्रिया है तो वो किस में रखा जाएगा? क्रिया पदबंध में रखा जाएगा। किस में? क्रिया पदबंध में रखा जाएगा। अब यहाँ तो सीधी सी बात है कि गया है अंतिम पद, तो किस में रखेंगे? क्रिया पदबंध में रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसको रेखांकित न करे, वो इसमें उसने किसी को क्या नहीं किया? रेखांकित नहीं किया। अब यही वाक्य है और इसमें रेखांकित नहीं कर रहा है और हमें पदबंध पूछ रहा है, तो कैसे पहचानेंगे? वह क्या है भाई? वह सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम पद है। रोते रोते दोनों ही क्या हैं? क्रियापद हैं।
सोना भी क्या है, क्रियापद है, और जाना भी क्या है, क्रियापद है। अब इस वाक्य में देखो ज़्यादा पद किसके आ रहे हैं, क्रियापद 1 2 3, सर्वनाम पद क्या है, एक ही है, और नहीं आ रहा ना, या तो क्रियापद आ रहा है या सर्वनाम पद आ रहा है। सर्वनाम का मात्र एक पद है और क्रिया के कितने पद हैं, 3 पद हैं। और हमने पदबंध में शुरुआत में इसकी विशेषता में पढ़ा था कि पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, तो एक पद तो कभी भी नहीं होगा पदबंध में, एक पद तो कभी भी नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया कि सर्वनाम पदबंध तो नहीं हो सकता, एक से अधिक पद होते हैं। एक से अधिक पद इस वाक्य में किसके आ रहे हैं, क्रिया के आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि ये कैसा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा। किस में रखेंगे इसको, क्रिया पदबंध में रखेंगे। तो ये बिना रेखांकित किया हुआ भी यदि आपसे पूछ लिया गया तो भी ये किस में रखा जाएगा, तो भी ये क्रिया पदबंध में रखा जाएगा। जैसे और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा वह नहा धोकर तैयार हो गया। मैंने उदाहरण लिखा वह नहा धोकर तैयार हो गया। अब इसमें जैसे मान लीजिए सीधी सी बात है, इसको रेखांकित किया उसने, अब इसको रेखांकित कर रहा है तो अंतिम पद आ रहा है, अंतिम पद वही है, क्रियापद है। तो सीधी सी बात है कि ये क्या होगा, क्रियापदबंध होगा। क्या होगा, क्रियापदबंध होगा। अब मान लीजिए इसमें रेखांकित नहीं कर रहा है, वो इसमें रेखांकित नहीं कर रहा है, तो नहाना भी क्रिया, धोना भी क्रिया, और तैयार होना भी क्या होती है, क्रिया होती है, और जाना भी क्या होती है, क्रिया होती है। और वह क्या है, सर्वनाम। ज़्यादा पद किसके आ रहे हैं भाई, ज़्यादा पद क्रिया के आ रहे हैं, तो कैसा पदबंध हो गया, क्रिया पदबंध हो गया। तो इस तरह से आप क्रिया पदबंध को पहचान सकते हैं। 4 हो गए, अंतिम 5वां क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध अंतिम जो है वो है 5वां क्रिया विशेषण पदबंध। वही है क्रिया विशेषण पदबंध। परिभाषा जो संज्ञा पदबंध की हमने परिभाषा देखी थी वही सबकी होंगी। वहाँ संज्ञा शब्द हम काम में ले रहे थे, सर्वनाम की पढ़ेंगे तो सर्वनाम शब्द काम में आ जाएगा। जैसे वाक्य का वह भाग जो सर्वनाम का कार्य करता है वह सर्वनाम पदबंध होगा। वाक्य का वह भाग जो संज्ञा का कार्य करता है संज्ञा पदबंध होगा। वाक्य का वह भाग जो विशेषण का कार्य करता है विशेषण पदबंध होगा। वाक्य का वह भाग जो क्रिया का कार्य करता है क्रिया पदबंध होगा। वाक्य का वह भाग जो क्रिया विशेषण का कार्य करता है वो क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। जैसे अब क्रिया विशेषण पदबंध में उदाहरण देखें, जैसे देखो राम सुबह से शाम तक, देखो मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, राम सुबह से शाम तक पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, ये है। और इसको पहचानने का तरीका वही रेखांकित किया हुआ है, और रेखांकित किया हुआ जो है क्रिया विशेषण अंतिम पद होना चाहिए। रेखांकित किए हुए का अंतिम पद क्या होना चाहिए, क्रिया विशेषण होना चाहिए। अगर रेखांकित किए हुए भाग का अंतिम पद क्रिया विशेषण आ रहा है तो वो किस में रखा जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध में रखा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें वो रेखांकित करता है सुबह से शाम तक पढ़ता रहता है, तो यहाँ अंतिम पद पढ़ता रहता आ रहा है, तो ये क्या होगा, क्रिया पदबंध होगा। अब मान लीजिए वो केवल तक कर, ये जो तक है यहाँ तक ही रेखांकित करता है, सुबह से शाम तक। अब यहाँ देखो क्रिया विशेषण पदबंध की पहचान, सभी की पहचान एक ही है, एक ही प्रकार से देखना है। रेखांकित किया हुआ भाग और उस रेखांकित किए हुए भाग का अंतिम पद संज्ञा है, संज्ञा पदबंध। अंतिम पद सर्वनाम है, सर्वनाम पदबंध। अंतिम पद न तो संज्ञा न सर्वनाम है तो विशेषण पदबंध। अंतिम पद क्रिया है, क्रिया पदबंध। और अंतिम पद क्रिया नहीं है, अंतिम पद अव्यय आ रहा है, क्रिया विशेषण आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो यहाँ देखो सुबह से शाम तक, ये एक क्रिया विशेषण पद है। कैसे भाई, क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करते हैं, क्रिया से पहले आकर,
क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया किसे पहले आकर क्रिया की विशेषता बताएं। देखो, राम कैसे पढ़ता रहता है, यानी कब तक पढ़ता रहता है, तो हमें उत्तर मिला सुबह से शाम तक। इसका मतलब सुबह से शाम तक पढ़ना जो क्रिया, उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। ये एक क्रिया भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, और जो रेखांकित किया हुआ भाग है वो केवल इतना ही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। रेखांकित किया हुआ जो भाग है उसका अंतिम पद क्रिया भी नहीं है, इसलिए वो ये किस में रखा जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध में रखा जाएगा। जैसे अब जैसे वह लौटकर कहने लगा, वह लौटकर कहने लगा। अब यहां देखिए, अगर इसको रेखांकित कर रहा है वो, अगर इसको रेखांकित कर रहा है तो ध्यान रखना पूर्वकालिक क्रिया है ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। और पूर्वकालिक क्रिया क्रिया विशेषण के समान कार्य करती है। कैसे, देखो, वह कैसे कहने लगा, लौटकर कहने लगा। अब यहाँ लौटकर आ रहा है, पूर्वकालिक क्रिया को ही यदि केवल रेखांकित कर रखा है तो उसे भी हम किस में रखेंगे, क्रिया विशेषण पदबंध में रखेंगे। और मान लीजिए इसको पूरे को रेखांकित कर रहा है, लौटकर कहने लगा पूरे को रेखांकित कर रखा है, तो देखो लगा भी, लगना भी क्रिया, कहना भी क्रिया, और लौटकर, चलो इसको मान लेते हैं हम क्रिया विशेषण मान लेते हैं, क्रिया विशेषण मान लेते हैं। और वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो दो पद किसके आ रहे हैं, क्रिया के आ रहे हैं। अगर इसको मान लीजिए रेखांकित भी नहीं कर रहा है, किसी भी भाग को रेखांकित नहीं कर रहा है, तो भी दो पद किसके आ रहे हैं, क्रिया के दो पद आ रहे हैं, इसलिए किस में रखा जाएगा, क्रिया पदबंध में रखा जाएगा। लेकिन जब यहाँ तक रेखांकित कर रखा है तब ये किस में रखा जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध में रखा जाएगा। ये था मित्रों हमारा पदबंध का टॉपिक। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बस इसी आशा के साथ में आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपने जो सपने देख रखे हैं उन सपनों की प्राप्ति के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए मित्रों, एक दिन यानी हमारा जो लक्ष्य है वो ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद मित्रों।